गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन पेपर जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना चाहती हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ पैटर्न, आपको पता ही है। इस पैटर्न का आपको जो आएगा फाइनल में एग्जाम में जो आता है पेपर 35 मार्क्स का होता है ना। 35 मार्क्स का बॉटनी, 35 का जोलॉजी। ठीक, तो ये जो जोलॉजी का आपका रहेगा, आपको एक और चीज बता दूं, एक ही दिन होगा आपका बॉटनी और जोलॉजी दोनों का एग्जाम एक ही दिन होगा। पहले बॉटनी का पेपर और शीट दी जाएगी, फिर वो लेके आपको जोलॉजी की पेपर और शीट दी जाएगी। ठीक है, तो ये 1.5 घंटे का ये होगा, 1.5 घंटे का बॉटनी का होगा। अब अगर हम बात करें, देखो इस टाइप का आपको आता है जो क्वेश्चन पेपर है। सेक्शन ए जो है इसमें 4 मार्क्स होते हैं। 4 मार्क्स का होता है एक एक नंबर का क्वेश्चन। जैसे कि ये देखो दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट सन ऑफ अ कलर ब्लाइंड फादर वुड बी कलर ब्लाइंड। कि ऐसी कितनी परसेंटेज या कितने चांसेस हैं कि अगर फादर जो है कलर ब्लाइंड है और उसके सन कितने कलर ब्लाइंड हो सकते हैं। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस मैंने कराया हुआ है, उसी में से आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इंटरनल बड प्रोड्यूस्ड बाय पोरिफेरा आर कॉल्ड। मैंने आपको ये 1000 बार जब भी आपका पेपर हुआ, इंटरनल बडिंग कौन शो करता है, एक्सटर्नल बडिंग कौन शो करता है, ये मैंने सारा कुछ आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 2n+1+1 इज अ केस ऑफ नलिसोमी, ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, उसके बाद रिंग वॉर्म का साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है, सारा पढ़ा हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं जो आपने ना पढ़ा हो। ठीक है, उसके बाद सेक्शन बी आ जाएगी हमारे पास 2-2 मार्क्स की। अब देखो ये इसमें कोई ओपन चॉइस नहीं है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, सिर्फ एक क्वेश्चन में चॉइस है, बाकी आपने एज इट इज करने हैं। इसमें देखो आया हुआ फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल। आपको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH मैंने बताए हुए ना। ये देखो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में भी पूछा हुआ है, फीमेल में भी पूछा हुआ है। उसके बाद डिफरेंस पूछा हुआ है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन में। ये आपने एवोल्यूशन वाले यूनिट से होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन की जस्ट अगर डेफिनेशन और एग्जांपल्स याद रखोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है फंक्शन ऑफ चिल्ड इथेनॉल इन DNA एक्सट्रैक्शन। ठीक है, कि चिल्ड इथेनॉल का क्या फंक्शन होता है जब हम DNA को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके और में क्या पूछा हुआ है, ब्रीफ नोट ऑन रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। आपने रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी करी है ना, उसमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम का नाम बड़ी बार आया है, और मैंने बताया भी हुआ है कि ये स्पेसिफिक साइट से कट करता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी 2 मार्क्स का पूछा हुआ है। उसके बाद आ जाएगी सेक्शन C, 3 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ वाली। ठीक, इसमें कितने क्वेश्चन है, 3-3 मार्क्स के। इसमें भी वैसा ही पैटर्न है, सिर्फ एक लास्ट वाले क्वेश्चन में चॉइस है, बाकी में कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, देखो क्या पूछा हुआ है, TS ऑफ ओवरी, TS ऑफ टेस्टिस और ओवरी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हुए, तो TS ऑफ ओवरी पूछा हुआ है। उसके बाद MOET प्रोग्राम्ड हैज हेल्प इन इंक्रीजिंग हर्ड साइज ऑफ द डिजायर्ड वैरायटी ऑफ कैटल, स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द प्रोग्राम। ये आया हुआ है कैटल फॉर्मिंग में से। ठीक है, ये कैटल फॉर्मिंग में से आया हुआ है, और कैटल फॉर्मिंग आप थोड़ी बहुत देख लेना, डेयरी मैंने आपको बताया हुआ है, ये उसमें से आया हुआ है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, ये इम्यूनिटी वाली जस्ट डेफिनेशन है, ये आपने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, डिफरेंस बताना है, डेफिनेशंस देख लेना, सेल मीडिएटेड कौन सी होती है, ह्यूमरल कौन सी होती है। ठीक है, उसके बाद PCR पे पूछा हुआ है, जस्ट थोड़ा सा बताना है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होती है। ये आपको जो है ना हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी होगा, और रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी में PCR का मिल जाएगा। उसके बाद सेक्स टर्मिनेशन सिर्फ बर्ड्स में पूछा हुआ है, और इसके बाद इसी के आर में है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, अब अच्छा देखो एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो शॉर्ट होते हैं ना 2 और 3 मार्क्स के, वो ऐसा नहीं है कि आपको सिलेबस में जो चीज मेंशन किया उसी से आएगा। एक आध क्वेश्चन वो ऐसे जर्नल भी पूछ सकते हैं, 5 में नहीं जर्नल पूछते, 3 और 2 में एक आध ऐसा जर्नल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अब जैसे सिकल सेल एनीमिया आपके सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया पूछा हुआ है, तो इस तरह कुछ भी ऐसा क्वेश्चन 1-2 मार्क्स का आपको बाहर से आ सकता है, बिल्कुल मुश्किल वाला नहीं, जो रिलेटेड होता है वो आ सकता है। उसके बाद देखो 5-5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हैं, 4 हैं, 4 में से 2 करने। एक आ जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस पूछा हुआ है, एंड हार्मोन्स इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपने पूरा देना है, और थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स जो मैंने आपको हार्मोनल कंट्रोल बनाया हुआ ना फ्लो चार्ट में, वो भी बना लेना है। स्पर्मिएशन जिसको हम स्पर्मियोजेनेसिस भी बोलते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड, तो ये वाला उसने उस हिसाब से करना है। उसके बाद ये देखो सुजेस्ट सम मेथड्स टू इनफर्टाइल कपल्स टू हैव चाइल्ड। ठीक है, ये थोड़ा कंसेप्चुअल पूछा हुआ है, इसमें आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का लिखना है, इसमें आपने गिफ्ट का लिखना है, इसमें आपने जिफ्ट का लिखना है, ये सारा कुछ इसमें आता है, 5 मार्क्स में पूछा हुआ है। ठीक है, ये पिछले साल का विंटर जोन का पेपर है, इसमें ये क्वेश्चन ऐसे क्यों आए हुए, क्योंकि रिड्यूस किया था ना सिलेबस। जब सिलेबस रिड्यूस करते हैं तो सिलेबस रिड्यूस करने के साथ साथ वो इस तरह के क्वेश्चन डालने की, कंसेप्चुअल क्वेश्चन डालने की कोशिश करते हैं। तो ये सिलेबस जब रिड्यूस हुआ था तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन डाले थे, अगर सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा तो फिर इस तरह के कंसेप्चुअल क्वेश्चन के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो पूछा हुआ है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन।
डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन तो आपको आती ही है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को मेगा प्रोजेक्ट क्यों बोलते हैं, और उसी के बाद में इसके फीचर्स और इम्प्लीकेशंस लिखनी है। क्यों बोलते हैं इसको मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे तक चला था, 10 साल अप्रोक्सीमेटली लगे थे, और इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ था। इसी बेसिस पे इसको मेगा प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये अगर बात करें ये भी थोड़ा वैसा ही है। अच्छा, ये वाला भी तो वैसा कंसेप्चुअल, ये सिर्फ उस लिए था क्योंकि जब आपको आएगा मतलब रिड्यूस करेंगे तो आपको चॉइसेस हो जाती हैं। रिड्यूस करने का मतलब ये है आप कम अटेम्प्ट करो तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो अगर वैसा सीन हुआ तो आपको कंसेप्चुअल आ सकते हैं, अदरवाइज कंसेप्चुअल नहीं आते। ठीक है, तो अब इन क्वेश्चंस में से अगर किसी में कोई कंफ्यूजन हुई तो आप मुझे पूछ सकते हो।